नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, फटाफट ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज 2 खबरों को हम जोड़कर चर्चा करें, क्योंकि कहते हैं ना कि संसार गोल है, सब कुछ कनेक्ट होता है, घूम फिर के आदमी मिल ही जाता है। तो खबरें भी कनेक्ट होती हैं और पत्रकारिता के बारे में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि खबरें बिटवीन द लाइन। 2 खबरें हैं। एक खबर कि अब ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब तक पक्ष हो, विपक्ष हो, पत्रकार हो, एनालिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, सब के सब खामोश थे। इस खामोशी पर भी सवाल थे कि क्या किसी भी सैन्य ऑपरेशन, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी और किसी भी सरकार के फैसले का एनालिसिस करना भी देशद्रोह हो जाएगा? क्या किसी भी संघर्ष के दौरान नफा और नुकसान का आकलन करना देश विरोधी होता है? आज विपक्ष के एक बड़े नेता ने खुलेआम कह दिया कि फेल है ऑपरेशन सिंदूर, शाह को बर्खास्त। वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। कहने के लिए आप उनको भी देशद्रोही के कतार में खड़ा कर सकते हैं, आजाद हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है सब, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। जब एक नेता अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग कर रहा था, उस वक्त मोदी जी भाषणबाजी कर रहे थे और उस भाषणबाजी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनकी चर्चा करने की एक बार फिर जरूरत है। मोदी जी दुश्मन को जोरदार संदेश दे रहे थे, लेकिन चीन का नाम लेने में उनके होंठ कांप रहे थे। आखिरकार चीन का नाम नहीं लिया, मैं अपने देश की उस सक्षम मीडिया की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा जो मोदी के लिए चरण चाट की भूमिका में रहा। उन्हीं की रिपोर्ट है, हम अपनी नहीं। वो भी बाकायदे लिखते हैं चीन को बिना नाम लिए संदेश दे दिया। अरे अगर नाम लेके संदेश देते तो कोई रिटर्न गिफ्ट तो दे नहीं देता। नाम ही लेने में क्या, बिना नाम, ये भारत में ये भी जो न्यू नॉर्मल है ना, न्यू नॉर्मल में एक नया बात है, नई बात। न्यू नॉर्मल में नाम नहीं लिया जाता है। बिना नाम लिए ही कठोर संदेश होता है, बिना नाम लिए ही नक्शे से मिटा दिया जाता है। तो आपको जो दिखाया जा रहा है कि देशभक्ति अपने चरम पर है, राष्ट्रवाद अपने शिखर पर है, उसके नीचे नींव में क्या है, उसको देखना पड़ेगा। कहीं नींव में जुमलेबाजी तो नहीं है और जुमलों की नींव पर राष्ट्रवाद की इमारत नहीं खड़ी हो सकती। वो सच के धरातल पर राष्ट्रवाद के हवेली का, किले का निर्माण होता है। तो मैं सीधा चर्चा शुरू करता हूँ, कुछ आपको दिखा देता हूँ और फिर हेमंत भाई के पास चलते हैं। जरा पहला स्क्रीनशॉट लाइए। देखिए, फेल है ऑपरेशन सिंदूर, क्यों पड़ी इसे करने की जरूरत, विपक्ष के बड़े नेता का बयान। अब मैं बयान भी आपको टेक्स्ट में बता देता हूँ। लाइए बयान ले आइए फटाफट, टेक्स्ट में बयान पहले बताएं। हम पहले फर्स्ट पार्ट पर चर्चा करेंगे। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि देखिए, मैंने कहा है पहले भी कि ऑपरेशन सिंदूर फेलियर ऑपरेशन है, लेकिन देश के हित में हम विपक्ष के नेता ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए कि पहलगाम में 26 लोगों की हत्या आतंकियों ने कर दी। इसके जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने शाह के इस्तीफे की मांग की। राज्यसभा सांसद ने कहा और उसका प्रायश्चित करने के लिए अमित शाह को पद से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में हुई चूक चूक हुई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए और मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये अमित शाह कल आकर हमें ज्ञान दे रहा था। आप जिम्मेदार हो, ऑपरेशन सिंदूर नहीं है ये सिंदूर उजाड़ दिया है महिलाओं का। हटा दी, अभी और कुछ नहीं दिखाएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट मैंने कहा 2 खबरें हैं, दोनों जुड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट पर चर्चा करेंगे। फिर जाएंगे चीन का नाम लेने में होठ क्यों कांपते हैं और क्या-क्या झूठ बोला है देश के सामने मोदी जी ने। फिर हेमंत भाई,
अब तो जो नहीं बोल रहा था विपक्ष या जो नेता, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट नहीं बोल रहे थे, वो सवाल शुरू हो गए होंगे। जिन सवालों को बेसिकली गुम करने की कोशिश थी। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये चीज तो होनी ही है और अपने यहाँ थोड़ी सी देर इसलिए हो गई क्योंकि जिस तरीके का हमारे देश में एक माहौल बनता ना इस तरह के जघन्य नरसंहार के बाद, तो वो सारे माहौल के अंदर विपक्ष भी बोलने से पहले 4 बार सोचता है। क्योंकि कश्मीर का मामला था, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, सीमा पार आतंकवाद का मामला था, अवैध घुसपैठ का मामला था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरीके से मोदी जी ने मैदान में उतर के और एकाएक सिंदूर सम्मान यात्रा और उसके नाम पर राष्ट्रवाद की जो लहर और लोगों को गुमराह करने का जो उनका एक टिपिकल स्टाइल है पिछले 11-12 साल से, उसमें वो आ गए थे, तो स्वाभाविक है कि सवाल भी आएंगे ही। हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता है, वो एक प्रकृति है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। और मूल सवाल पहले दिन से आज इन्होंने कहा, एक पत्रकार के नाते मैं और आप तो लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी के 11 साल के सबल और सक्षम नेतृत्व के बावजूद, 56 इंची सीने के बावजूद, 11 साल के बावजूद हमारी सीमाओं के अंदर आतंकवादी पाकिस्तानी ऐसे हथियार लेकर के दाखिल कैसे हुए, 200 किलोमीटर दूर पहलगाम तक पहुंचे कैसे, और उसके बाद से लेकर के आज तक लगभग 35 दिन हो गए, उनका ना आता है, ना पता है, ना ठिकाना है, ना ठौर है, और उनके ऊपर 60 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। तो हमारी एजेंसियां, हमारे सुरक्षा बल पहले क्या कर रहे थे, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, आतंकवादी घटना के बाद अब तक वो आतंकी हमारे पकड़ से बाहर क्यों है, ये मूल सवाल है। तो सिंदूर की जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं, सिंदूर के अगर आप सम्मान की बात करेंगे तो सिंदूर का सम्मान तो हिमांशी नरवाल का भी था, जिसका आपकी पूरी ट्रॉल से ना ट्रॉल कर रही थी, तब आपको वो याद है। जो भारत की बेटी, जिसको कल जो मोदी जी का जो रोड शो था, उसकी जो अपने कर्नल सोफिया है, उनके परिवार को डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ने फोन करके बुलाया ना कि मोदी जी का रोड शो है, आपको आमंत्रित किया है। तो वही कलेक्ट्रेट उनको ये भी फोन कर सकता था कि देखिए जो आपकी ट्रोलिंग हो रही है इससे हम सहमत नहीं है और हम आपके साथ। क्या मोदी जी ने उनको स्नब किया जो उनको ट्रोल कर रहे थे? हिमांशी को ट्रोल करने वालों को किया हो, या कर्नल सोफिया को आतंकी की बहन बताने वाला, आतंकियों की बहन बताने वाले को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया हो, या उस उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया हो जिसने ये कहा था कि भाई आप पर देश की सेनाएं और देश के लोग मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, या उस रामचंद्र जांगड़ा को किया हो जिसने मरने वालों को कायर कहा और जो वीरांगना महिलाएं थी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने सुहाग गवा दिए, उनके अंदर जोश और जज्बे की कमी बताई। ऐसा कुछ नहीं है आशीष भाई। देखिए बेसिकली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो शासन तंत्र है वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, और लगातार मजबूत वो इसलिए हो रहा है कि इस देश में मीडिया नाम की कोई चीज नहीं है। मूल सवाल आज भी वही है कि वो आतंकी आए कैसे, खुफिया चूक कैसे हुई, और इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब कभी मोदी जी देंगे नहीं। जहां वो जो महिलाएं थी जो नरसंहार के दौरान शिकार हुए जिनके प्रति, उनमें से किसी को मोदी जी ने आज तक जाकर के किसी के आंसू पोंछे हों? जो इस घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर जिसको आप कहते हैं, उसके दौरान जो फायरिंग हुई क्रॉस बॉर्डर, जो शेलिंग हुई, चाहे वो राजौरी के अंदर हुई चाहे पुंछ के अंदर हुई, वहां जाकर के मोदी जी ने कहीं कुछ किया हो, अमित शाह वहां गए हो? देखिए मूल रूप से आपके पास फिर वही सवाल घूम फिर के आएगा, जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी किसकी है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, गृह मंत्री डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। जो वहां की जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसके पास होमगार्ड को भी बदलने की पावर नहीं है, होमगार्ड को तैनात करने की पावर नहीं है। तो जब आप ऑपरेशन सिंदूर और सेना का क्रेडिट ले रहे हैं ऑपरेशन का, तो उस फेल्योर का जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा? आशीष भाई मेरा सीधा सवाल। हाँ। जब क्रेडिट आपका है तो जिम्मेदारी किस, अकाउंटेबिलिटी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्रेडिट नहीं हो सकता है। जब तक आप जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, जवाबदेही तय नहीं करेंगे, ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। और आपने मंत्रियों का तो हाल देख लिया। अमित शाह जी तो मणिपुर के बावजूद भी अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, उनसे तो कोई सवाल नहीं। और मणिपुर को एड्रेस करने की बजाय प्रधानमंत्री जी ने बीच का फार्मूला निकाला, जो उनका हमेशा से इफेक्टिव फार्मूला है, कि वो आज तक मणिपुर में जाके झाके ही नहीं। लोकसभा चुनाव भी हो गए, उसके बावजूद भी उन्होंने झाका नहीं, मणिपुर का वो जिक्र भी नहीं करते। तो देखिए देश इस तरीके से नहीं चला करता है। और जो बार बार एक सवाल आता है ना कि मोदी जी ने इतना सब होने के, अगर ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, सेनाओं की ऑपरेशन पर कोई सब वो नहीं है सवाल, सवाल सरकार की मंशा और सरकार की जवाबदेही का है। इसीलिए मोदी जी ने, आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर अगर इतनी बड़ी कामयाबी है तो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? बुलानी चाहिए थी कि नहीं?
और उसके बाद संसद का सत्र बुलाना चाहिए था या नहीं? दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन बार बार उनको चिट्ठी लिख चुके हैं, रिमाइंडर कर चुके, वो क्यों नहीं बुला रहे? आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे तो आंखों में आंख डाल के सवाल पूछे जाएंगे, तो मोदी जी तो उसमें आएंगे नहीं, लेकिन राजनाथ और अमित शाह तो आएंगे, नड्डा तो आएंगे, तो उनके सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों का क्या जवाब है उनके पास कि भाई उस मीटिंग को चेयर वही लोग करेंगे जो जिम्मेदार है? क्या गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की। और सीमाओं की जिम्मेदारी किसकी है? राजनाथ जी की। सीमाओं के अंदर से अतिक्रमण करके वो लोग आया अवैध घुसपैठ करके, तो जिम्मेदार कौन? राजनाथ जिम्मेदार नहीं है क्या? और जम्मू कश्मीर का क्योंकि लैंड ऑर्डर का मामला है, होम मिनिस्ट्री की है और क्या नाम है, यूनियन टेरिटरी है, तो सीधा सीधा अमित शाह। तो इन दोनों के बारे में कैसे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओगे? फिर अगर आपने सेशन बुला लिया पार्लियामेंट का, ये वही देश है, अगर आपको फिर याद दिला दो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, 1962 में चीन के युद्ध के दौरान अटल जी ने कहा सेशन बुलाओ, और नेहरू जी ने सेशन युद्ध के दौरान बुलाया। यहाँ तो ऑपरेशन खत्म हुए कितने दिन हो गए? ऑपरेशन खत्म हुए आज 17 दिन हो गए, उसके बावजूद भी सरकार यात्रा करने चल पड़े मोदी जी। अभी तो और भी करेंगे तमाम चीजों पे, लेकिन उन सवालों का सामना करने को तैयार क्यों नहीं है? और अगर सफलता है तो फिर उसका जवाब देने में कहां परेशानी है? देश को बताइए ना। ये इस तरह की लफाजियां करके, और आज तो उन्होंने कमाल कर दिया। ये बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह है, ऑपरेशन सिंदूर की तो चलती रहेगी वोटों की खेती। आज जो मजेदार बात एक और हुई, उस पर आपका ध्यान शायद आप मिस कर गए। आपको ध्यान होगा 3 दिन पहले 24 मई को आपके जो सीईओ है नीति आयोग के, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा था देश चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। आज अगर आप लेटेस्ट मेंबर ने, आपने मेरा जो ओपनिंग रिमार्क्स उसमें देखा हो, तो मैंने कहा कि मुझे इस पर शंका है, और हमने वो चौथा पहरा दिखाया था आईएमएफ का, और सुब्रमण्यम की ही खबर का चौथे पहरे में बताया था कि भारत बनने वाला है, बना नहीं है, और इस साल के अंत तक बनेगा। तो आज जो है इन्हीं की, उसी नीति आयोग के सीईओ जिसने ये कहा था कि भारत चौथी वो बन गया है, और उसी ने एक नीति आयोग के सदस्य मिस्टर अरविंद विरमानी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस साल के अंत तक बनेगा। समझिएगा बात की गंभीरता को। उसके बावजूद मोदी जी आज गांधीनगर की जनसभा के अंदर, गांधीनगर महात्मा गांधी के नाम पर, वहां खड़े होकर देश के सामने झूठ बोल रहे हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था आप बन गए और तीसरी बनने वाले हैं, जबकि चौथी आप नहीं बने हैं। तो मैंने उस दिन भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, अगर आपको ध्यान हो, परसों ही कहा था कि ये किसी पर्पज से कहा गया है, ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं। तो जिस देश का नीति आयोग का सीईओ, आप समझिएगा उस बात की गंभीरता को, जिस देश के नीति आयोग के सीईओ को, देखिए प्रधानमंत्री, नेता, फलाना, ये अलग बात होती है, जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं ना, उनका एक अलग चीज होती है। वो क्यों झूठ बोलनी चाहिए? उसको देश को मिसलीड क्यों करना चाहिए? अगर आपके देश के नीति आयोग का सीईओ कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अंतर नहीं कर सकता, तो वो उस पद के लायक है क्या? मैं तो एक ये सवाल दर्शकों के सामने छोड़ दूंगा। सवाल तो वही हुआ ना कि वो कह रहे हैं कैलेंडर ईयर दैट इज कंसिडर्ड इन वेस्ट, और हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस साल के अंदर भारत को बनना है, इन्होंने कह दिया बन गया, और प्रधानमंत्री जी ने आज फिर रिपीट कर दिया। पूरी बीजेपी सेना 3 दिन से सेलिब्रेट कर रही है। आईटी सवाल वो है ही नहीं। मैं 1 मिनट रुकूंगा। जब इस पे हम आए, हम जिस विषय पे थे, सब जुड़ा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री मंच से झूठ बोलता है, इसमें कोई अब आश्चर्य नहीं, इस देश को भी आश्चर्य नहीं। आपने कहा अफसर क्यों न झूठ बोले? अगर अफसर अपनी योग्यता की बजाय चाटुकारिता के पैमाने पर कुर्सी पाया है तो बोलेगा। इस देश में पिछले 10-11 साल से एजेंसियां ही तो पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार कर रही हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव कौन तैयार कर रहा है? मोदी जी। पिच तैयार हो जाती है, सब कुछ रेडी हो जाता है, तो जाते हैं बैट लेकर के। उसके पहले की पूरी तैयारी कौन करता है? ईडी करती है, सीबीआई करती है, नीति आयोग करती है, चुनाव आयोग करता है, जितने आयोग हैं तो कैग करता है। ये सब का काम क्या है? ये सब मोदी जी का आभा मंडल बनाने की ड्यूटी। कोई भी देश नहीं, मोदी जी कहते हैं देश बन रहा है, इस समय देश कोई नहीं बनाने में लगा है, सबके सब ब्रांड मोदी बनाने में, और जब बन गया तो उसको कायम रखने में सारी एनर्जी इस देश के बौद्धिक लोगों की पूरी ऊर्जा नरेंद्र ब्रांड मोदी को कायम रखने में है, क्योंकि वो ब्रांड मोदी धूल धूसरित हो चुका है, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। ब्रांड मोदी पूरे दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, लेकिन दुनिया में भले एक्सपोज हो, हमारे देश में आखिर तक उसको जो है बरगला करके, आंखों में धूल झोंक करके कायम रखा है।
मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। आप अभी तो छोड़िए इकोनॉमी, तो हम कह रहे हैं जापान को पीछे छोड़ भी देंगे, अगर छोड़ भी देंगे। अब कुछ बचा है बताने के लिए? जापान के प्रति व्यक्ति आय और हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना फर्क है? जिनको बता रहे हो थर्ड इकोनॉमी हम बन गए हैं, उनके घर में क्या आएगा? अरे अंबानी और अडानी की रैली करो, उनको बताओ, वो ताली बजाए। 5 किलो राशन के लिए टकटकी लगाए बैठा आदमी थर्ड इकोनॉमी पे जश्न मनाएगा, उसी 5 नहीं, किलो में 2.5 किलो उड़ा देगा। आशीष जी, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके ध्यान में लाना चाहता, जो हाँ, ब्रांड इमेज की बात की ना आपने, उस ब्रांड मोदी में एक नई चीज जुड़ी जिसको मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि मैंने डिफेंस को काफी लंबे समय तक कवर किया। उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के नैरेटिव को एस्टेब्लिश करने के लिए मोदी जो कुछ कर रहे हैं उस पर हमने बहुत बार चर्चा कर ली, बार बार करने की जरूरत नहीं। उसके बाद जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग अलग तरीके से रोज, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज बीएसएफ की, आज फला ये, आज उस पोस्ट का नाम सिंदूर रख दो, आज उसका ये कर दो। उसके बाद जो फौज के सैनिक वहां पर, जो पंजाब के बॉर्डर पर, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और आज उस सारे की जो सबसे बड़ी, जिसको मैं मानता हूं कि 2 आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ, अपना जो वार रूम होता है आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर, उसके अंदर जब ऑपरेशन चल रहा था, जो रात को 9 उनके आतंकी शिविरों पर हमने हमले किए, उसका फोटो लगा रखा है आज सारे अखबारों के। क्या ये उचित? भाई आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, अगर आशीष भाई अपने ऑपरेशन को मॉनिटर नहीं करेंगे तो मैं और आप करेंगे क्या? मेरी, आपकी या देश के छोटे अफसरों की उनकी वार रूम में एक्सेस है क्या? ये क्या खबर है? आप क्यों इस तरह की चीजें ओवर दी बोर्ड जाकर के ये कर रहे हैं? अगर आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ अपने वार रूम में बैठ के अपने एक्शन को ऑपरेट नहीं करेंगे और सरकार उसके फोटो जारी करवा देगी, आप क्या ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं? सवाल ये है ना। आप ओवर दी बोर्ड मत जाइए, कुछ चीजें जो है ना उनको होली रहने दीजिए, उनकी पवित्रता को कायम रख लीजिए। आपने एक फौजी अफसर कर्नल सोफिया के परिवार को आपने इनवाइट करवाया अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के थ्रू, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? अच्छा, बुला ही रहे थे तो उनके परिवार से मिल लेते मोदी जी, 30 सेकंड लगा करके, दूर से नमस्ते हो रही है। तो आपको उनकी प्रेजेंस भी चाहिए और प्रॉक्सिमिटी भी नहीं चाहिए। ये देखिए बेसिकली क्या है ना, आप सेना को उससे दूरी रख ले तो ज्यादा अच्छा है। सेना एक स्टेज के बाद बोलती नहीं थी, इस बार सेना को भी रह रह करके लाया जा रहा है। कभी जवानों की रील आ रही है, कभी वीडियो ला रहे हैं, कभी आर्मी चीफ्स के वो दिखा रहे हैं। ये बेहतर नहीं है। आर्मी की जो एक पवित्रता है, उसके जो अपना काम है, उसको कायम रख ले, उसको मत घसीट गई सबके अंदर, उनको अपना। भाई बड़ी कड़वी बात है, हो सकता है इस बात पर हो सकता है कि लोग कोई कहे कि एक्शन और रिएक्शन होना चाहिए। ये देश, इस देश की सेना पहली बार राजनैतिक रंग में रंगते हुए दिख रही है। ये बहुत गंभीर सच है, बहुत गंभीर सच है। और दुर्भाग्य है, यह भी दुर्भाग्य है, लोग कहेंगे कि भाई साहब आप तो बड़े देशभक्ति बताते थे, आज ऐसा बोल दिए। बोलना पड़ेगा क्योंकि वाकई देशभक्ति के मायने हम समझते हैं। दुर्भाग्य है कि इस देश में इस समय आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहीं भी बीपी मलिक जैसा सेनाध्यक्ष नहीं है। क्या ऐसी ऐसी कौन सी स्थिति नरेंद्र मोदी ने पैदा कर दिया है कि जो 1 मिनट के अंदर मना कर दे कि हु आर यू, जाइए आप अपना काम करिए, सेना के काम में टांग मत अड़ाइए। वो सब के सब आप सोचिए, एसजीपीसी ने खंडन किया। ये मामूली बेइज्जती नहीं है इस देश में, खाली इस माहौल की वजह से इस खबर को लोगों ने चलाया नहीं, मतलब लोगों ने क्या, गोदी मीडिया तो चलाएगी नहीं, और बाकी लोग भी परहेज किए, हमने चलाया। क्यों परहेज करें? एसजीपीसी ने आर्मी का एक बड़ा अफसर आता है, पॉडकास्ट में बैठता है एएनआई के, वो एएनआई बताइए, और कहता क्या है कि हम उस स्वर्ण मंदिर के ऊपर हथियार लगाए थे, ये गन लगाए थे, वो गन लगाए थे, मिसाइल रोकने के लिए और ये रोकने के लिए। एसजीपीसी खंडन करती है, अगले दिन सेना को खंडन करना पड़ता है। भारतीय सेना के इतिहास में मुझे लगता है पहली बार है कि जब सेना को अपने अफसर के बयान को का खंडन करना पड़ रहा है। और अफसर कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल। एयर डिफेंस, बताता हूँ, एयर डिफेंस का चीफ है, एयर डिफेंस कमांडर, एयर डिफेंस। गुरु जी सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं दुनिया में क्या जाएगा? दुनिया में तो उसके फौज झूठ बोलने लगी है। हमारी फौज हमारे लिए क्यों, फौज के चरणों की धूल हम माथे क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी फौज हमारे लिए हमारे प्राइड है। ये फौज केवल इसके चक्कर में एक आदमी के कि इसका जो है सियासी इकबाल बुलंद रहे,
उस आदमी के चक्कर में झूठ बोल करके आप देश के सामने वो खबर, आप फिर सोचिए, देश के दर्शक सोचें कि एसजीपीसी ने खारिज कर दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, सेना झूठ बोल रही है, और सेना ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम गलत बोले थे, ऐसा कुछ नहीं। बताओ, फिर उसके बाद हम सेना फोटो, अब फिर अगर सवाल खड़ा कर देंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। जो सेना देश के प्रधानमंत्री के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने में बयानबाजी करने लगे, फोटो ऑप्टिक्स क्रिएट करने लगे, बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें बहुत लोगों को छनछनाहट हो जाएगी, लेकिन भाई साहब क्यों नहीं, इसी अभी आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई भी देश के लिए महत्वपूर्ण सूचना मांग लीजिए, ये कहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, कहते हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी पेगासस में इस देश के बहुत काबिल जज ने कहा नेशनल सिक्योरिटी आने वाले सीजीआई है सूर्यकांत, इतनी बड़ी फाइल इतनी मोटी रखी हुई है हमारे पास, उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी का मसला चौराहे थोड़ा बताया जाएगा, ये जो चौराहे बताया जा रहा है ये किसका मसला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है जो चौराहे बताया जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है किसी को नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। इस देश में एक व्यक्ति की राजनीति के लिए नेशनल सिक्योरिटी को आपने फुटबॉल बना दिया, जिधर मन करेगा उधर मार दोगे, इस हिसाब से आपको दिखाते हैं कि ये इस देश के प्रधानमंत्री और राजनीतिक नेतृत्व का हकीकत। अगली खबर में लाइए, स्क्रीन पर लाइए, खबर लाइए, पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से अपील करते हुए विदेशी सामानों पर निर्भरता करने की अपील की। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका और चीन को सख्त संदेश दिया। अब रोकिएगा, इस लाइन को आप लोग काट करके रख लीजिए जेब में। बिना नाम लिए सख्त संदेश, अरे नाम लेकर सख्त संदेश देते क्या करता भाई, ये नया न्यू नॉर्मल है, न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। आजकल बहुत न्यू नॉर्मल डायलॉग चला हुआ है, न्यू नॉर्मल, सब नीचे से ऊपर तक, राजनाथ से निंदानाथ सब न्यू नॉर्मल बता रहे हैं, ये भी न्यू नॉर्मल है। बिना नाम लिए सख्त संदेश दे दिया, बिना नाम लिए हमने उसको सबक सिखा दिया, हम उसके घर तक भी नहीं गए और घर ढहा दिया। बताओ, बिना नाम लिए सख्त संदेश दे दिया। इनका तो काम ही है इन चाटुकारों का ये सब लिखना, सख्त संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य बल के भरोसे नहीं बल्कि इसमें जन बल की भागीदारी होना भी जरूरी है। अब आगे देखिएगा अगला पैराग्राफ जिस पे चर्चा करनी है, एक तो बिना नाम लिए सख्त संदेश, आगे चलिए चलिए भैया। अब देखो, इस देश में हर चीज की जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ रोड शो करने के लिए बनाया गया, सिर्फ रोड शो करने के लिए। विदेशी सामान न बेचे व्यापारी, अरे उस मतलब सामने बैठे लोगों पर मुझे तरस आता है कि अगर तेज आवाज में बोल देते कि प्रधानमंत्री जी विदेशी सामान व्यापारी नहीं बेचेंगे, आप मंगाना बंद कर दो, आप बंद कर दो चीन से इंपोर्ट की, चीन से हम व्यापार आज से बंद करते हैं, कर दो बंद ना, व्यापारी लाए बेचे ना, कस्टमर खरीदे ना, और मोदी जी चीन के साथ झूला झुलावे जिनपिंग को। पीएम मोदी ने कहा कि 47 तक विकसित भारत बनाने और अर्थव्यवस्था को तत्काल 4 से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवानी होगी। देखो, व्यापारी शपथ ले कि विदेशी सामानों से कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, कोई विदेशी चीज विदेश की बनी चीज नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा कि आज छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। वही गणेश जी की बेइज्जती कर रहे हैं जिनकी आरती करने चंद्रचूड़ ने बुलाया था। गणेश जी की आंखें भी नहीं खुल रही। होली पर रंग और पिचकारी तक विदेशों से आ रहे हैं। सीधे तौर पर यहाँ पीएम का इशारा चीन की तरफ था, सीधे तौर पर इशारा था, बस खाली मुंह से चीन निकल जाता अगर तो पता नहीं मुंह में क्या हो जाता। जिसके प्रोडक्ट त्योहारों पर भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से बिकते हैं। आगे बताया है कि लोग कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। अब जरा हेमंत भाई बता दीजिए आगे, और मैं बता दूं आगे कहा है कि जब आप लोग अपने घरों में यहाँ से जाएंगे रैली के बाद, तो आप लोग विदेशी सामान का लिस्ट बना लीजिए कि आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, छोड़ दीजिए सब, आप खरीदिए मत, हम बेचे नहीं, लेकिन मोदी जी इंपोर्ट नहीं बंद करेंगे, इंपोर्ट नहीं बंद करेंगे। इतना बड़ा देश के आंखों में धूल झोंकना, 143 करोड़ लोगों के आंखों में धूल झोंकना,
इतना धूल जिस देश से इंपोर्ट कर लोगे उसकी जीडीपी नंबर 1 हो जाएगी। इतनी धूल, सोचिए इस आदमी के पास कितनी धूल है, कितने लोगों के आंख में, और पहली शपथ तो अडानी को दिलवा दो। हेमंत भाई, नहीं नहीं सबसे आशीष बड़ा भाई, देखिए देखिए, ये मोदी जी की त्रासदी है कि जो कहते हैं करते, और उनकी नीतियां ठीक उससे उल्टी होती। और इसमें मैं और आप मेरिट्स पे कोई भी टिप्पणी किए बिना, मुझे लगता है कि जो भक्त मंडली है, बाकी देश तो समझ रहा है, भक्त मंडली के लिए कुछ तथ्य सामने रख देते हैं और उस पे मेरिट पे टिप्पणी किए बिना फैसला उन्हीं पे छोड़ना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि तथ्य अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। उस समय भारत का चीन के साथ व्यापार का जो घाटा था वो $36 बिलियन था, 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आज की तारीख में ये बढ़कर $100 बिलियन हो गया, $100 बिलियन, यानी कि लगभग 3 गुना हो गया है। और 2014 के बाद से अब तक जो बढ़ा है वो ग्रेजुअली बढ़ा है, समझ लीजिएगा। 2014 में मैंने बताया 36 बिलियन था, 2017 में 51 हो गया, 2021 में 69.4 हो गया, यानी कि 70 समझ लीजिए। 2022 में $100 बिलियन हो गया, और चीन से आयात $118.5 बिलियन हो गया, निर्यात $17.48 बिलियन रह गया। आगे चल पड़िए, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं अगली। 2025 में व्यापार घाटा $100 बिलियन, जैसा मैंने बताया, आयात $113 बिलियन और निर्यात घट के $14 बिलियन रह गया। 2022 में निर्यात था आपका 17.48, 2025 के अंदर आपका निर्यात हो गया $14 बिलियन। निर्यात घट गया 3.8 बिलियन और बढ़ कितना गया, आप सोच लीजिए कि 3 गुना के आसपास व्यापार घाटा हो चुका है। और मोदी जी की नीतियां क्या है? चीन का जब जब से वो सत्ता में आए हैं, भारत का आयात मोदी जी के इन 11 साल में 60% बढ़ा है, 60%। 2022 में निर्यात आयात $118.5 बिलियन तक पहुंच गया, 2021 की तुलना में ही 21.7% था। और आयात क्या करते हो आप? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल मशीनरी, केमिकल्स और कच्चा माल, जो कि बहुत इजीली हो सकता है यहाँ पर। आप पीएलआई की इंसेंटिव्स भी देते हो, सारी सब कुछ देते हो। उसके आज मोदी जी का एक डायलॉग आपने और नहीं सुना, आप वोकल फॉर लोकल होइए। मैं और आप तो वोकल फॉर लोकल हो जाए, और मोदी जी उनका आयात कम नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे। जो अननेसेसरी जो चीजें वहां से आ रही हैं, जो हमारे देश में बहुत इजीली अवेलेबल है, उनको मोदी जी क्यों नहीं बंद करते? क्या चीज रोक रही है उनको? और चीन का नाम क्यों नहीं लेते वो? सवाल ये भी है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत का जो निर्यात है, भारत का निर्यात लगातार इसलिए घट रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी है, बुनियादी ढांचे में। तो भारत से जो कच्चा माल जाता है, पत्थर, सीमेंट, लौह अयस्क, वो सारे का सारा की मांग ही घट गई। और आप इसलिए फंस रहे कि चीन की जो डंपिंग नीति है, उसके कारण भारत के अंदर वो डंप कर रहे हैं सारा माल, सस्ते उत्पादों को बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार में डंप कर रहे हैं, जिससे भारत के घरेलू उद्योगों को नुकसान होता है और आयात निरंतर बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और जो ये आपने जो सौंदर्य उत्पादों का नाम लिया, सौंदर्य प्रसाधन जिसको आप कहते हैं, और छोटे छोटे उपभोक्ता उपकरण, बहुत छोटी छोटी चीजें, सब कुछ चाइनीज पूरा मार्केट में भरा पड़ा है, लेकिन मोदी जी उसका नाम नहीं लेंगे। 2020 में आशीष भाई जरा बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, 2020 के गलवान के घाटी के संघर्ष के बाद भारत ने चीनी निवेश पर निगरानी बढ़ाई, निवेश पर, और कुछ एप्स पर प्रतिबंध लगाया, जिसको आप डिजिटल स्ट्राइक कह रहे थे, लेकिन आयात में कमी नहीं आई, आयात बढ़ता चला। वो कब कमी आएगी? जब आप प्रतिबंधित करेंगे। प्रतिबंधित करने की आपकी हिम्मत नहीं है, तो आप नाम नहीं ले सकते, चीन का तो नाम ही नहीं ले सकते, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। गणेश जी छोटी आंखों वाले, गणेश जी को भी छोटी आंखों वाला बता रहे थे ना, छोटी आंखें किसकी होती है उसको भी समझ लीजिए, कहां से आई वो छोटी आंखें? वो चीन में होती है छोटी आंखें। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली मोदी जी जिस तरीके से, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आंखों में धूल झोंक रहे हैं पूरे देश के, और पूरी भक्त मंडली को अब भी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, चीन इतना बड़ा, अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भारत के खिलाफ जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान को आशीष भाई आप स्तब्ध रह जाएंगे, रियल टाइम सैटेलाइट डेटा दिया है उन्होंने, रियल टाइम लाइव एक्सेस, हमारा कौन सा जहाज, हमारा कौन सा सिस्टम कहां पर है, रियल टाइम। उसके परिणाम आपको पता लगेंगे थोड़े दिन में, अभी नहीं पता आपको। कुछ चीजें कहनी नहीं होती, वो समय के साथ सामने आए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम उस गंदगी में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन चाइना ने हमारा कितना नुकसान किया है, और अगर चाइना आज $19.8 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, उसमें भारत का कितना योगदान है? जब आप $100 बिलियन का घाटा करेंगे अकेले चाइना के साथ देश का, वो जो चाइना की जो इकोनॉमी बढ़ रही है,
जो चाइना की इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, जो चाइना इतने एडवांस हथियार बना रहा है, उसको कहीं हमारी तो इकोनॉमी फ्यूल नहीं कर रही है। $100 बिलियन के घाटे का मतलब समझ रहे हैं आप? क्या योगदान है आपका चाइना के? आप चाहो तो चाइना का सांस बंद कर सकते हो, सांस, अपने इस व्यापार को वो करके। और क्यों नहीं करेंगे आप वहां पर खड़े होकर के तो अजीत वाले डायलॉग मारते हैं स्टेजों पे खड़े होकर, तो कि अना रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। डज इट बिहोव ए प्राइम मिनिस्टर? लेकिन लेकिन एक हेमंत, फिल्मी स्क्रिप्ट है, एक फिल्मी देश को स्क्रिप्ट। यही भाषा अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, देश पत्थर चींटी मारने आशीष वाला भाई, है पर्दों पे। आशीष भाई, इस देश का एक इतिहास है। हम कभी भी उस तरह के भाषा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स क्रिएट नहीं करते राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद। वो कर रहे हैं, मैं लेकिन ये कह रहा हूं कि वो आंख कभी चाइना की तरफ भी कर दो भाई। जो चाइना ओपनली ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े, कह रहे हैं ना। आपने पूरे क्या किया देश के अंदर कि उसका अजरबैजान का ये करो, तुर्की का ये करो। आपने लेटेस्ट नोट पढ़ा है? तो उसका क्या नाम इसका, अपने नीति आयोग का, नीति आयोग के अधिकारी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि देश की आर्थिक जो गड़बड़ियां हैं उसके लिए तुर्की के मॉडल का अध्ययन किया जाना चाहिए। भगत तो वहां की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं और नीति आयोग कह रहा है कि उनका आर्थिक मॉडल पढ़ लो। आप सोच करके देखिएगा जरा, केवल इस बात की कल्पना कीजिए कि इस हाथ को ये नहीं पता लेफ्ट को कि राइट कहाँ जा रहा है, और राइट को ही नहीं पता लेफ्ट क्या जा रहा है। केवल एक एजेंडा रह गया है कि राष्ट्रवाद की गुट्टी चटाओ, धर्म जाति के आधार, संप्रदाय के आधार पर ये करो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो चाइना की इकोनॉमी आज जहां खड़ी है उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। $36 बिलियन से $100 बिलियन का व्यापार घाटा कोई मजाक नहीं है। और जब राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हो, 56 इंची प्रधानमंत्री हो, जो सत्ता में क्या क्या है कि मैं लाल आंखें दिखाऊंगा चाइना को। गैलवान के बाद मुंह से चाइना नहीं निकला, निकला हो तो बता दीजिए मुझे वो। और जब वो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें भी क्या कहा था, याद रखिएगा उस बात को। ना कोई आया है ना कोई घुसा है। फिर 30 राउंड की मीटिंग हुई एमईए की और जो फौज की, वो किस बात के लिए हो रही थी? अगर कुछ भी नहीं हुआ तो बहुत सोच समझ करके इस राष्ट्रवाद के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप अपनी राजनीति के लिए आप किसी भी चीज को नहीं बख्श रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय संप्रभुता को। ट्रंप ने 8 बार ये कह दिया ऑफिशियली, 8 बार अलग अलग देशों में घूम के, यूएई के अंदर जाके, कतर के अंदर जाके, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के सामने, कि मैंने व्यापार के नाम पर दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया है। मोदी जी ने एक बार अपने उसमें ये कहा कि ट्रंप ने नहीं करवाया, हमने किया है। कहे मोदी जी एक बार, कह के दिखाए ना। अभी तो गुजरात के अंदर शो चल रहे हैं, और दीज रोड शोज मस्ट गो ऑन, दे विल गो ऑन, दे विल कैरी ऑन, देयर इज नो इश्यू। बट द रियल थिंग इज कि व्हेन ही विल रिस्पॉन्ड टू मिस्टर ट्रंप। क्यों नहीं बोल रहे? भारत की संप्रभुता का फैसला ट्रंप कर रहा है या नहीं कर रहा है? जब वो बार बार ये कह रहा है कि मैंने करवाया, और वो रिकॉर्ड पे तब आया जब 5:33 पे ट्रंप ने ये कहा कि दोनों के बीच में सीज फायर हो गए, और आपने किया 6 बजे आपके विदेश में, और आज तक प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया हो? बता दीजिए, इसको कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम भी संदेश दे दिया, रोड शो भी कर लिए, गुजरात के अंदर भी सारा कर लिया, अब बाकी स्टेट्स के अंदर भी जाएंगे 31 तक, और लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। इसलिए मैंने कहा रोड शो मस्ट गो ऑन। लेकिन असली सवाल फिर वही है कि वो आतंकी आए कैसे थे? उस सिंदूर की लाज आपने कैसे रखी? मुझे जरा वो तो समझा दो। सिंदूर सम्मान यात्रा की बात कर रहे हो आप। जो महिलाएं, जिनका सिंदूर जो पुंछ में उजड़ा, राजौरी में उजड़ा, उनका, उसका क्या है? उसका आप नाम भी नहीं लेंगे, उसका जिक्र भी नहीं है कहीं। जो वो आतंकी थे जिन्होंने ये सब किया, नरसंहार किया, उनका क्या? आपने किन शर्तों के ऊपर सीज फायर किया? बता तो दीजिए देश को एक बार। ट्रंप ने कैसे कहा कि मैंने करवा दिया? मोदी जी जवाब तो दे दीजिए एक बार। और ट्रंप हर रोज कह रहा है, आज नहीं है, एवरी डे, डे इन एंड डे आउट, भारत का नाम लेकर के कह रहे हैं। तो चीन का नाम आपके मुंह से नहीं निकलता, अमेरिका का नाम आपके मुंह से नहीं निकलता। एक ले दे के पाकिस्तान, वही बात है ना कि आशीष भाई आपने क्या किया? बोला मैंने उसको गर्दन काट दी, मैंने उसका ये काट दिया। कहता वो तो मरा हुआ था पहले, बोला इसीलिए तो काट दी। अरे मरे हुए को आप पीछे पड़े हुए हो। चाइना के सामने खड़ा होने की जरूरत है। आप चाइना की सारी इंडस्ट्री, सारी की सारी इकोनॉमी के बहुत बड़े इंजन बन चुके हो, और चाइना आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप कब जानेंगे इस बात को? अमेरिका की रिपोर्ट ये कह रही है, विदेश मंत्रालय की, अमेरिका की सीनेट की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चाइना है, और भारत चाइना का नाम ही नहीं लेता। और विदेश मंत्री जी ये कहते हैं कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है, आप क्या चाहते हैं मैं उससे पंगा ले लूं? तो फिर एक काम कीजिए ना, चाइना बॉर्डर से सेना हटा लीजिए, तो पंगा ही नहीं लेना।
किस लिए रखी हुई है? कोई पूछेगा इनसे? तो ये सारे सवाल है, कोई विरोध नहीं है, ये सैद्धांतिक मूल सवाल है। ये इस देश में हर आदमी को पूछना ही चाहिए, जो भी सरकार हो। आपको क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार थी तब ये सवाल हम नहीं पूछते थे क्या? बहुत पूछते थे, लेकिन तब हम देशद्रोही नहीं थे। आज हम भैया देशद्रोही। मैं एक लाइन कहूं, कांग्रेस से तो जितने सवाल पूछ लिए, अगर इनसे पूछ लेना तो ये काला पानी भिजवा देंगे हम लोग को, जितना कांग्रेस के जमाने में पूछा है। पुराने अगर इतिहास भूगोल मिलेगा तो बहुत सारा निकाल करके, कभी अगर इसकी सबूत की जरूरत होगी तो रखवा देंगे, दिखवा देंगे। कांग्रेस के जमाने में या यूपी समाजवादी सरकार के जमाने में जो जो पूछा, जो जो लिख दिया, आज लिख दें। यूपी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जिस चैनल को मैं लीड कर रहा था उस चैनल पे अखिलेश यादव का नाम लिख के फोटो लगा कर लिखा जाता था, अपराधी चुस्त, अखिलेश सुस्त, ऐसे लिखा जाता था फोटो लगा के। आज है इस देश के किसी चैनल के और किसी संपादक की कलेजा, इतना कलेजा है कि योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा दे और लिख दे कि योगी सुस्त, अपराधी चुस्त, लिख दे। कोई देश के अंदर कोई संपादक हो, मैं बता रहा हूं, ये फर्क है। ये नहीं फर्क तो समझ में आएगा। कांग्रेस और समाजवादी और विपक्ष, इनकी इनकी जितनी निंदा आलोचना हमने की है उतना इनका कर दे तो ये पता नहीं क्या कर देंगे, किस रूप में आ जाएंगे। तो इनकी बात छोड़ दीजिए, ये विदेशी सामानों की लिस्ट आप भी बनाइए हेमंत भाई, हम भी बनाते हैं, बस मोदी जी ना बनावे। एक बार मोदी जी का रोड शो का एक क्लिप है, रोड शो का 5-6 फोटो इकट्ठा है, अगर हो तो कंट्रोल रूम दिखा दे। अब इसमें कौन सा चश्मा लगाए नहीं पता है, लेकिन वैसे जो हमने पढ़ा था कि ये 1.5-2 लाख का बैग का चश्मा लगाते हैं। मुझे तो नहीं पता है कि जामनगर में बनता है कि नवानगर में बनता है वे बैग चश्मा, ये जो जो लगाते हैं मोदी जी। अगर आपको पता हो रोहतक में, हिसार में कहीं बनता हो तो बताइए हेमंत भाई, कि जो वोकल क्या है, वोकल लोकल फॉर फॉर वोकल। लोकल, वोकल फॉर लोकल वाला हो तो बताइए। ये जो घड़ी हाथ में आपको दिख रही है, हमको तो ब्रांड भी लेने में हो सकता है नाम गलत ले ले तो लोग ट्रोल करें, शायद मवादो या ऐसे कुछ उसका नाम है, मवादो या मुवादो जो भी होता हो एग्जैक्ट उसका, भाई वो विदेश का नाम है तो नहीं हमको एग्जैक्ट पता है। वो घड़ी आती है पता नहीं लाख में कितने में आती है। अब ये घड़ी भी अगर कहीं बनती हो अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, तो हमको कोई बतावे। तो पहले अपनी लिस्ट बना लो, केवल पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इस देश का गरीब आदमी खूब ज्ञान, मतलब ये गरीब असल में ज्ञान लेने को तैयार है। इस देश के गरीबों खूब ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान नहीं दे रहे, खिल्ली उड़ा रहे हो आप, खिल्ली उड़ा रहे हो। व्यापारी कसम खा ले विदेशी सामान नहीं बेचेगा कितना भी मुनाफा हो, आम आदमी कसम खा ले कितना ही महंगा खरीदना पड़े विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे। बस आप कुछ मत करना। ज्ञान देने के लिए देश प्रधानमंत्री नहीं चुनता है, काम करने के लिए चुनता है। और आपने काम ही नहीं किया, ज्ञान तो 11 साल से उड़े ले जा रहे हैं। ज्ञान तो गंगोत्री बही के बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। तो हमें जो है इजाजत दीजिए, कल फिर आपके ज्ञान को थोड़ा सा हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, फिर आएंगे हेमंत जी के साथ कार्यक्रम में होगा और टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।